नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, अध्याय नंबर 13। अब ये हमारा जो चैप्टर पूरा हो जाएगा, इसके बाद सिर्फ बायो का एक चैप्टर आनुवांशिकता वाला चैप्टर हमारा रह जाएगा और उसके बाद 10th की साइंस पूरी हो जाएगी। अगर आप रावली पाठशाला पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अब देखो, सबसे पहला है नाम कि हमारा पर्यावरण। अब पर्यावरण है चीज क्या? तो हमारे चारों तरफ की जो सभी वस्तुएं, हमारे चारों तरफ की जो सभी वस्तुएं, चाहे वह जैविक हो या अजैविक, वो सारी किसके अंदर आती है? पर्यावरण के अंदर। तो हम चारों तरफ से जिससे घिरे हुए वही क्या कहलाता है? हमारा पर्यावरण। जैसे कि हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जैविक, तो पर्यावरण में कौन से घटक आते हैं? एक आते हैं जैविक और एक आता है अजैविक। अब देखो, जैविक घटकों में कौन है? जो सारे सजीव आते हैं। जैविक घटकों में सारे सजीव, जैसे हम है, मनुष्य है, छोटे कीट पतंग है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं? जैविक के अंदर। जैसे कि पेड़ पौधे, छोटे जीवाणु है, अपमार्जक है जो बैक्टीरिया वगैरह, ये सारे, और सजीव सारे। और अजैविक घटकों में जैसे कि वायु है, जल है, ठीक है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की गैसें है, खनिज है, मृदा है, ये सारे किसके अंदर आते हैं? अजैविक घटकों के अंदर आते हैं। जैसे कि मृदा है, वायु है, जल है, ये सारे किसके अंदर आते हैं? अजैविक घटकों में। इसमें जीव नहीं, इसमें सजीवों की तरह यह नहीं होते हैं। तो इसमें क्या? निर्जीव होते हैं। ये क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। तो जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण बनाते हैं। तो हमारे चारों ओर का जो परिवेश या वातावरण होता है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। तो चैप्टर का नाम क्या है? हमारा पर्यावरण। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले विभिन्न प्रकार के जो जैविक तथा अजैविक घटकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें जैविक घटकों को भी, जैसे कि सजीव है, ठीक है, जैविक घटकों में शाकाहारी आ गए, मांसाहारी आ गए, ठीक है, परजीवी आ गए, सर्वाहारी आ गए, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में है कि पारितंत्र क्या होता है, उसके बाद खाद्य श्रृंखला क्या होती है, फिर आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला है, फिर उसके बाद है आहार जाल क्या होता है, उसके बाद है कुछ जैसे पर्यावरण प्रदूषण वगैरह हो रही है उनको, उनसे निपटने के समाधान क्या होगी। उसके बाद है कि बहुत सारे, जैसे कि पर्यावरण से उत्पन्न कौन कौन सी समस्या हो रही है, ओजोन गैस के बारे में हम पढ़ने वाले, ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले है पारितंत्र। सबसे पहले क्या है? पारितंत्र। अब पारितंत्र होता क्या है? अब आप सबने पारितंत्र देखा होगा। पारितंत्र में क्या होता है? जैविक तथा अजैविक घटक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक पारितंत्र बनाते हैं। अब पारितंत्र में होता क्या है कि ये जो सभी जीव होते हैं इसके अंदर, वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये सभी क्या करते हैं? एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक दूसरे पर निर्भर, चाहे वो खाने के लिए हो, आहार के लिए हो, या फिर वो एक दूसरे पर आवास के लिए हो, किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आप जैसे कि जंगल में देखोगे, एक जंगल पूरा क्या है? एक पारितंत्र है। अब जंगल के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर सबसे पहले क्या है? उसके अंदर घास है, पेड़ पौधे है, पेड़ पौधे के ऊपर क्या रही है? बहुत सारी चिड़िया है, छोटे बड़े जीव रह रहे हैं। उस जंगल के अंदर क्या है? शेर वगैरह भी है, भालू वगैरह भी है। उसके अंदर छोटे छोटे कीट पतंग है, बैक्टीरिया जीवाणु, जमीन के अंदर, मृदा के अंदर क्या है? बैक्टीरिया जीवाणु भी है। अब सबसे पहले क्या होता है? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खाना बनाएंगे, उसको शाकाहारी जंतु खाएंगे, उसके बाद उसको बड़े शेर वगैरह खाएंगे। तो ये सारे क्या है? जितने भी जैविक तथा अजैविक जीव है वो सारे क्या है? एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। सारे एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं और एक छोटे सा एक तंत्र बना रहे हैं, जिसको क्या बोले? पारितंत्र। क्या कर रहे हैं? पारितंत्र। और इस पारितंत्र में क्या होते हैं? जैविक तथा अजैविक घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और परस्परिक क्या करते हैं? अंतर क्रिया करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अब आपके घर पर एक छोटा सा वो एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि बगीचा है। अब बगीचे के अंदर आप देखना कि उसके अंदर मृदा में, उसके अंदर छोटे पौधे भी होते हैं, उसके अंदर कुछ कीट पतंग भी रहते हैं। तो ये सारे आपस में मिलकर क्या बना दिया इन्होंने? एक पारितंत्र बना दिया। अब पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। पारितंत्र दो प्रकार के, एक तो होता है कृत्रिम और एक होता है मानव निर्मित। और कृत्रिम कौन से होते हैं? सॉरी, एक तो होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। अब प्राकृतिक जैसे कि जंगल वगैरह है, ये अपने आप, इसको किसी ने बनाया नहीं है। लेकिन जैसे कि बगीचा है, ये मानव ने खुद सर्जित किया है, उस पूरा माहौल बना के, ठीक है। उसी प्रकार जैसे चिड़ियाघर है, ये तो ये सारे क्या है? ये सारे कृत्रिम पारितंत्र
होते हैं। तो पारितंत्र में कुछ नहीं होता, जैविक तथा अजैविक सारे घटक होते हैं, वो भोजन तथा अन्य आवास तथा अन्य सुविधाओं के लिए क्या रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और उनके बीच में क्या होती है, अंतर क्रिया होती है। तो वही क्या कहलाता है, पारितंत्र। तो पारितंत्र परिभाषा क्या है कि एक क्षेत्र के सभी जीव अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो एक क्षेत्र के सभी जीव जैव तथा अजैविक घटक है, आपस में मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक पारितंत्र क्या होते हैं, जैविक मतलब जीवित जीव, और अजैविक घटक कौन कौन से, जैसे कि तापमान है, वर्षा है, वायु है, मृदा है, आदि से मिलकर बनता है। तो प्रश्न पूछे कि पारितंत्र किससे मिलकर बनता है, तो पारितंत्र के अंदर जैविक तथा अजैविक सारे घटक आते हैं। अब पारितंत्र के दो प्रकार है, कौन कौन से दो प्रकार हमने बताए, तो एक है प्राकृतिक पारितंत्र, जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है। उदाहरण के लिए आप जंगल देखो, फिर सागर देखो, झील देखो। आप झील में देखोगे तो झील के अंदर क्या है, छोटे छोटे शैवाल वगैरह होते हैं, छोटी मछलियां होती है, फिर उसके अंदर बड़ी मछलियां होती है, ठीक है। तो सारे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वो क्या बना देते हैं, एक पारितंत्र बना देते हैं। पानी देखना, बहता पानी अपने आप साफ हो जाता है, क्यों, मछलियां वगैरह या अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो पानी को साफ करने का भी काम करते हैं। तो सब एक दूसरे पर निर्भर हो गए थे। ये क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण जंगल, सागर, झील। मानव निर्मित, जो पारितंत्र मानव ने निर्मित किए उन्हें मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। जैसे कि खेत, उसके बाद है जलाशय, उसके बाद है बगीचा, ठीक है। अब देखो, जलाशय मानव ने खुद बनाए, और खेत है, अब उस खेत में क्या करता है मानव, जैसे पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधों के लिए वो कृत्रिम रूप से उसके अंदर क्या देता है, खाद देता है, ताकि वो क्या हो जाए, बड़े हो जाए। तो इससे किसी न किसी प्रकार से क्या है, कृत्रिम रूप से है। तो खेत है, जलाशय, बगीचा। अब इसमें प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि निम्न में से मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है, फिर आपको इन तीनों में से कोई एक दे देगा। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पारितंत्र के घटक आपको पूछे तो एक ये भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से पारितंत्र का जैव घटक कौन सा है, अजैव घटक का है। तो अजैविक घटक में जिसमें जीव नहीं होता है वो आप समझ लो, हवा है, जल है, भूमि है, और जैविक घटक में पौधे है, जानवर है, जीवाणु है, ये। अब इसके आगे जो जैविक घटक होते हैं उनको उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों में बांटते हैं। और फिर है शाकाहारी, जो उत्पादक होते हैं और उपभोक्ता होते हैं उनको शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी और परजीवी में बांटते हैं। अब अपन एक एक को समझते हैं, इस चार्ट को पूरा समझते हैं। जैविक घटकों को आपने, अजैविक घटकों को समझ लिया, जैविक घटकों को समझ लिया। अब सबसे पहले है उत्पादक। क्या है, उत्पादक। अब उत्पादक क्या होते हैं, तो जो उत्पादक कौन होते हैं, कि इस पारितंत्र में वे होते हैं उत्पादक जो क्या करते हैं, जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि इसमें आप देखोगे तो नीलहरित शैवाल, और पेड़ पौधे, नीलहरित शैवाल और पेड़ पौधे। अब ये क्या करते हैं, आप सबको पता है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज। क्या करते हैं, ग्लूकोज, शर्करा का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो इन्होंने क्या किया, अपना भोजन स्वयं बनाया। क्या बनाया, इन्होंने अपना भोजन स्वयं बनाया। तो ये है उत्पादक। अब इस पूरे जो खाद्य श्रृंखला वगैरह होती है, जो पूरा पारितंत्र होता है, उसमें भोजन का स्वयं निर्माण सिर्फ ये उत्पादक ही करते हैं। कौन करते हैं, स्वयं ये उत्पादक ही करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, अब हमने क्या किया कि खाना खाया, लेकिन हमने खाना बनाया नहीं है, हमने पेड़ पौधे द्वारा बनाया हुआ खाना, जैसे कि गेहूं है, अनाज है, ठीक है। जैसे कोई मांसाहारी व्यक्ति है तो उसने भी क्या किया कि पेड़ पौधे ने खाना बनाया, उसको किसने खाया, हिरण वगैरह ने खाया, उसके बाद उसने शेर ने खाया, और शेर को हमने खाया, इसलिए, ठीक है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम तो किस पर निर्भर है, इसी पर निर्भर है, उत्पादक पर। तो जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक, ठीक है। अब इनके बारे में एक एक अलग अलग अपन फैक्ट भी पढ़ेंगे। अब है दूसरा, उसके बाद है उपभोक्ता। दूसरा क्या है, उपभोक्ता। अब उत्पादक के बाद उपभोक्ता कौन होता है, कि ये जो पहले उत्पादक थे, पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया गया, और जो जैसे कि पेड़ पौधों ने शर्करा का निर्माण किया, अब उसका जो उपभोग कर रहे हैं, उसका जो सेवन कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। अब ये उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले है प्राथमिक उपभोक्ता। कौन, प्राथमिक।
अब उपभोक्ता वो कहलाते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अब या तो ये तो डायरेक्ट या तो इसको खाएंगे या फिर किसी जिसने इसको खाया उसको वो खुद खा लेंगे, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, तो इसका एक पॉइंट लिखेंगे कि ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर, किसके लिए, भोजन के लिए, ठीक है, वो भी किसके लिए, भोजन के लिए। अब सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर कौन आएंगे कि इन्होंने क्या किया कि सीधा ही क्या कर लिया, इस पेड़ पौधों ने खाना बनाया उसको क्या कर लिया, सीधा उन्होंने खा लिया, तो इसके अंदर आती है शाकाहारी। इन्होंने सीधा क्या किया, अपना पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त किया, और ये आप पढ़ते आ रहे हैं कि शाकाहारी किसको कहते हैं, बकरी है वगैरह, इन्होंने सीधे पेड़ पौधों को ही खा लिया, तो ये है प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद है द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद है द्वितीयक उपभोक्ता। अब ये क्या करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कि अब ये किसको खाएंगे, तो ये खाएंगे इनको, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं इसको, ये जो होते हैं इनके ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, तो ये इसमें सामान्य आते हैं जैसे कि मांसाहारी, इसमें आते हैं मांसाहारी। इनके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, इसके अंदर द्वितीय उपभोक्ता के अंदर दो, एक तो आते हैं मांसाहारी और एक आते हैं सर्वाहारी, एक आते हैं सर्वाहारी। अब सर्वाहारी कैसे कि ये क्या करते हैं कि द्वितीय उपभोक्ता है आगे, अब मांसाहारी और जो सर्वाहारी है ये प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादक होता है उसको भी खाते हैं, पेड़ पौधों को भी खाते हैं, और ये जो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु उनको भी खाते हैं। जैसे कि इसके अंदर आ जाते हैं, आप देखोगे तो मांसाहारी के अंदर जैसे कोई भी बकरी, चूहा है, चूहे को बिल्ली ने खा लिया, चूहे को बिल्ली ने खा लिया। उसके बाद आप कुत्ता देखोगे तो कुत्ता मांस भी खाता है और अनाज से बने अनाज भी खाता है, तो ये दोनों क्या है, ये सर्वाहारी होते हैं। जैसे कि मानव मांस भी खाता है और पेड़ पौधों से प्राप्त अनाज को भी खाता है, तो ये क्या होते हैं, सर्वाहारी। तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। और तीसरे आते हैं, तीसरे इसके अंदर है, देखो इनको तीन भागों में बांटा गया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और उसके बाद में सर्वाहारी में एक और है इसके अंदर जिसको बोलते हैं अपन परजीवी। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अपन परजीवी। अब परजीवी में क्या आते हैं, परजीवी के अंदर आते हैं, इसके अंदर वे जीव आते हैं जो क्या करते हैं कि इस अन्य जीवों के ऊपर रहते हैं आवास के लिए, लेकिन उनको मारते नहीं है, बस उनके ऊपर निर्भर रह के ही क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने जू देखी होगी, जू क्या करती है, हमारे सर पर रहती है, हमको मारती नहीं बल्कि हमसे पोषण प्राप्त करती रहती है। तो इसके अंदर आती है जू, अमरबेल, ये सारे किसके अंदर आते हैं, परजीवी के अंदर आते हैं। तो पहला आ गया कौन, उपभोक्ता होते ये प्राथमिक, द्वितीयक। अब इसके बाद में जैसे तृतीयक उपभोक्ता, तो तृतीयक उपभोक्ता में क्या आते हैं कि इनसे भी बड़े जीव, जैसे कि चूहे को बिल्ली ने खा लिया, अब बिल्ली को कौन खाएगा, बिल्ली को आगे कुत्ता खाएगा, या फिर जैसे कि जंगल में सबसे बड़े जीव आगे जैसे बाघ वगैरह है, ठीक है, तो इसमें आगे बड़े मांसाहारी जीव, बड़े मांसाहारी जीव। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब क्या कर रहे हैं, उत्पादक है जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, और ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, उत्पादक पर निर्भर हो रहे हैं। अब तीसरी, पहला था कौन आया, उत्पादक, फिर उपभोक्ता, और तीसरा है अपघटक। कौन सा है तीसरा, अपघटक। क्या है, अपघटक। अब अपघटक में कौन आते हैं, तीसरा है अपघटक। अब घटक में आते हैं, आप देखोगे कि जीवाणु है, ठीक है, जैव निम्नीकृत जीवाणु, इसको अपन आगे समझने वाले हैं अच्छे से। जीवाणु वगैरह, अब जैसे कि आप देखोगे कोई जीव जंतु मर गया, अब मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है कि वो पड़ा रहता है, उसके बाद कुछ बैक्टीरिया उसमें थोड़े दिन में लगते हैं, वो आप देखना कि गायब हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसका अपघटन करके वापस उसको मृदा में मिला देते हैं, तो वो आते हैं अपघटक, उसमें कुछ जीवाणु वगैरह बैक्टीरिया वगैरह है वो आते हैं। तो ये तीन चीजों के बारे में आप समझ हो गए, उत्पादक कौन है, ठीक है, उपभोक्ता कौन है, और अपघटक कौन होते हैं।
अब देखो अजैविक घटक, अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं पारितंत्र में आपको पूछे तो सभी निर्जीव घटक जैसे हवा है, पानी है, भूमि है, प्रकाश है, तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। जैविक घटक सभी सजीव घटक जैसे कि पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंदी आदि सब मिलकर क्या बनाते हैं, जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहला बांटा गया है उत्पादक, और उत्पादक हमने पढ़ा क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और उसमें कौन आते हैं, हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल, अपना भोजन जिसको क्या बोलते हैं, शर्करा या स्टोस, जो क्या है अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है, अकार्बनिक जिस शर्करा या स्टोस, इसका निर्माण किससे करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से, जैसे कि सूर्य की रोशनी से करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो ये अपना भोजन किससे बनाते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद है उपभोक्ता। उपभोक्ता ऐसे जीव है जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पादक पर। किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पादक पर। तो उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ताओं को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शाकाहारी। शाकाहारी में कौन आते हैं, आप सबको पता है, जो पेड़ पौधे हरे पत्तियां खाते हैं, जैसे कि बकरी है, हिरण है, तो ये सारे इसमें आते हैं शाकाहारी में। दूसरा आते हैं मांसाहारी, जो मांस खाने वाले, जैसे कि शेर है, मगरमच्छ है, ये। और तीसरे आते हैं सर्वाहारी, जो पौधे भी खाते हैं, पेड़ पौधे से भी भोजन प्राप्त करते हैं और मांस से भी भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि कौवा है, मनुष्य है। तो ये सारे किसमें आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं। अब है परजीवी। परजीवी जो दूसरे जीव पर शरीर, दूसरे जीव के शरीर पर रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसको मारते नहीं है, बल्कि सिर्फ उससे पोषण प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि ये जू है, अमरबेल है, इसके एग्जाम्पल। अब है अपघटक। अपघटक क्या होते हैं, जैसे कि आपने फफूंद लगे हुए, तो वो क्या करते हैं, खाने को पूरा सड़ा देते हैं। जीवाणु है, तो फफूंद व जीवाणु जो क्या करते हैं, मरे हुए जीवों व पौधे के जटिल पदार्थों को क्या करते हैं, वापिस सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, और इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। अब ये क्या करते हैं, देखो सबसे पहले चैन देखो कि क्या किया, पेड़ पौधों ने अपना पोषण प्राप्त किया, अब उसने कुछ तत्व जमीन से ग्रहण किए और अकार्बनिक स्रोत से, सूर्य के प्रकाश वगैरह से प्राप्त किए। अब उसको किसने खाया, उसको खाया किसी ने, जैसे चूहे ने खा लिया। अब चूहे को बिल्ली ने खा लिया। अब बिल्ली जब मरेगी तब क्या करेंगे, ये अपघटक है, उसको वापस क्या करेंगे, उसको अपघटित कर देंगे, उसको नष्ट करके वापस उसको जमीन में मिला देंगे। तो जो वहां से पहले पौधे ने जो प्राप्त किया था, उसकी वापस भरपाई करके वापस मृदा में ये मिल गया। तो ठीक है, तो ये अपघटन ये काम करता है। अब देखो आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला, अब हमने देखा था कि आहार, सबसे पहले तो आहार श्रृंखला क्या होती है। अब आप देखोगे ये इस प्रकार से क्या है, एक आहार श्रृंखला है। कैसे कि देखो, सबसे पहले अनाज पैदा हुआ था, अब इस अनाज के ऊपर आया टिड्डी, और इस टिड्डी ने अनाज से पोषण प्राप्त किया। क्या पोषण प्राप्त किया। अब इस टिड्डी को खा लिया किसने, इस मेंढक ने खा लिया। किसने खा लिया, इस मेंढक ने खा लिया। और इस मेंढक को खा लिया किसने, सांप ने, और सांप को खा लिया गरुड़ ने। तो अब ये जो इतना भाग है, ये क्या बन गई, एक आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला मतलब क्या हुई कि आहार श्रृंखला में जीवों की वह श्रृंखला है जिसमें क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ के लिए वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब इसमें से अगर मैं एक को गायब कर दूं तो आगे वाला भूखा मरेगा, ठीक है, और उसकी संख्या कम ही हो जाएगी। ठीक है, अगर वो सिर्फ एक ही जीव पर निर्भर रहता है तो, जैसे कि अगर मैं क्या कर दूं, इस अनाज को ही हटा दूं तो ऊपर वाले सारे जीव नष्ट हो जाएंगे, ऊपर वाले सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। मतलब पोषण के लिए और जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर, भोजन के लिए ये एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये पूरी एक श्रृंखला क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला। एक और देखो, ये देखो सबसे पहले ये, इसको खाया किसने, बिच्छू ने। बिच्छू ने मछली को खाया, और मछली को किसने खाया, इस बतख ने खा लिया। उसी प्रकार हिरण ने कहां से, पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त किया, और हिरण को किसने खा लिया, शेर ने खा लिया। तो ये इस प्रकार से क्या है, एक खाद्य श्रृंखला है। और इसमें आते, इसमें खाद्य श्रृंखला में ये एक पोषी स्तर आता है। कैसे पोषी स्तर, कि देखो सबसे पहले आपको पता होगा, सबसे निचले स्तर में आते हैं उत्पादक। ये आपको पूछा जाता है कि कोई पोषी स्तर का निर्माण करो, खाद्य श्रृंखला के पोषी स्तर का। तो सबसे जो नीचे वो क्या है, उत्पादक। उत्पादक में कौन आगे, पेड़ पौधे आगे। अब प्राथमिक उपभोक्ता आगे, उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे, जैसे शाकाहारी है, शाकाहारी जो जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर मैक्सिमम आते हैं। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, जो कि जैसे कि जो सर्वाहारी जीव है और मांसाहारी जीव है वो। और तृतीय उपभोक्ता है वो क्या होते हैं, कि जैसे बड़े जीव है, शेर वगैरह है ये। अब जैसे ये आ गया, देखो उत्पादक के अंदर आ गए, ये दोनों जीव आ गए, ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आ गए, ये फिर द्वितीय उपभोक्ता के अंदर आ जाएगा।
चिल आ जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। अब आप देखोगे एक चीज इसमें देखना, इस ग्राफ में आप देखोगे तो नीचे वाला ये बड़ा है, उसके बाद छोटा हो रहा है और ऊपर जाते जाते छोटा हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे कि जो नीचे वाले जो जीव जंतु है उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, और जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में अपन ऊपर जाते हैं जीवों की संख्या कम होती जाती है। क्यों? देखो सबसे पहले नीचे पेड़ पौधे देखो, अब पेड़ पौधों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। अब उसकी तुलना में आप देखो कि टिड्डों की संख्या देखो, वो पेड़ पौधों की तुलना में और कम होगी। अब उसके बाद मेंढक और सांप, इनकी देखो, इनकी और कम हो गई। और आप देखोगे कि गिद्ध बहुत ही कम होते थे। जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हैं जीवों की जो संख्या है, जीवों की संख्या है वो घटती जाती है। क्या होती है? घटती जाती है। और घटने का कारण क्या है कि जैसे जैसे अपन खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाएंगे ऊर्जा का स्तर कम होता जाता है। अब ऊर्जा का स्तर कम कैसे होता है वो अपन देखते हैं। देखो ऊर्जा का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो पैदा होती है ना नष्ट होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अब सबसे पहले थे नीचे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या किया? भोजन का निर्माण किया। अब वो जितनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते उसका सिर्फ 1% यूज करते। कितना? 1% ही वो यूज करते हैं। अब मान लो कि पेड़ पौधों ने क्या किया? ऊर्जा प्राप्त की और सौर, आप इसको ऊर्जा को अपन क्या किलो जूल में मानते हैं? आप ऐसे गणित की संख्या में रखो कि मान लो इसने क्या किया 10,000 रुपए की ऊर्जा बना दी। क्या बना दी इसने? 10,000 रुपए की ऊर्जा बना दी। अब इस ऊर्जा का उपयोग क्या करेंगे? पेड़ पौधे अपनी वृद्धि में करेंगे, विकास में भी करेंगे, उसके ऊपर फल लगेंगे, बहुत सारी चीजों में इसका यूज करेंगे। अब इस हिरण ने इस पेड़ पौधे से ऊर्जा प्राप्त की। अब हिरण है वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा तो सिर्फ इस 1,000 का 1/10 भाग ही इसके ऊपर में जाएगा। सिर्फ 1/10 ही भाग उसके ऊपर में जाएगा। मतलब कितना कि ये अब 1,000 इसने यहां पर लिया था तो ऊपर वाले स्तर को सिर्फ 1,000 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,000 रुपए। अब इस हिरण के पास 1,000 रुपए की ऊर्जा थी। अब इस हिरण को जब शेर, अब हिरण भी तो क्या करेगा? दौड़ेगा, अपने दैनिक जीवन में खर्च करेगा उस एनर्जी को। अब ये जब एनर्जी को खर्च करेगा और उसके बाद जब शेर इसको खाएगा, ठीक है, तो इस ऊर्जा का सिर्फ इसका 1/10 भाग ही ऊपर जाएगा। इसके ऊपर वाला जो जीव होगा उसके पास सिर्फ 1/10 भाग ही जाएगा। और वो कितना हो जाएगा? सिर्फ 100 रुपए। और उसके ऊपर भी जो जीव होगा उसको सिर्फ कितना मिलेगा? 10। और इसके ऊपर वो जो जीव होगा उसको कितना मिलेगा? 1%। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर कम होता है। ऊर्जा का स्तर कम होता है। कितना? 1/10 के भाग का जितना रहता है। तो वो ऊर्जा का स्तर कम होगा तो जीवों की संख्या भी घटती जाती है। आगे समझ में? तो आपको खाद्य श्रृंखला के बारे में एक तो ये पोषी स्तर आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए क्या कि ऊर्जा का स्तर ऊपर जाकर खाद्य श्रृंखला में घटता है। और संख्या क्या होती है? संख्या भी ऊपर जाने पर घटती है। कितनी घटती है? 1/10। तो अब आते हैं अपन आहार श्रृंखला पर। ठीक है, ये सारा आपने समझ लिया अच्छे से। अब आते हैं अपन इस पे आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते। उदाहरण के लिए घास को हिरण को शेर खाता है। अब आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? पोषी स्तर कहते हैं। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। कौन सी दिशा में? ये देखो इस प्रकार से, ये एक ही दिशा में होता है। ये या तो ऊपर से नीचे होगा या नीचे से ऊपर। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का सिर्फ कितना? 1% भाग है। वो ही क्या पड़ता है? सूर्य की ऊर्जा का सिर्फ 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। अब 10% नियम, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा क्या होती है? वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग में ली जाती है। तो यही मैंने आपको बताया कि यहां पर होती है, जैसे इसको 100 रुपए मिल गए तो 100 रुपए में से क्या होगा कि ये कितने 90 रुपए तो यहाँ पर खर्च कर देगा ये पोषी स्तर, और 10 रुपए सिर्फ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये 10 इसमें से क्या करेगा? ये 90% यूज करेगा, मतलब 9 रुपए ये खर्च कर देगा और सिर्फ 1% ऊर्जा ही ऊपर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊर्जा कितना 10% के नियम से ऊपर की तरफ जाती है, अगले पोषी स्तर में जाती है।
उपभोक्ता के अगले चरण के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध होती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्य 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं, ज्यादा चरण नहीं होते, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जीवों की संख्या घटती जाती है। अब उसके बाद है आहार जाल। अब आप देखोगे कि आहार जाल के बारे में, अब आहार जाल को भी अपन समझ लेते हैं। अब देखो, जरूरी तो नहीं कि ये खाद्य श्रृंखला एक बनी है, यहां से लेकर यहां तक बनी है, ठीक है, ये खाद्य श्रृंखला। अब जरूरी तो नहीं है कि ये शेर सिर्फ हिरण को खाकर ही जिंदा रहेगा। शेर को अगर क्या दूसरा शियार भी मिल गया, खरगोश भी मिल गया, तो उसको भी ये खाता है। तो एक जीव होता है वो खाने के लिए एक से अधिक जीवों पर निर्भर रहता है, और अगर ये जीव खत्म भी हो जाता है तो वो दूसरे जीव को खाता है, लेकिन इसके खत्म होने का प्रभाव कुछ ना कुछ इस पे पड़ता है। तो वो पूरी जाल क्या कहलाता है? आहार जाल। जैसे कि देखो, ये शेर है, अब शेर को खाना कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से देखो, उत्पादक से शुरू हुआ, ये इसने खाया, मछली ने इसको खाया, ठीक है, इसने बत्तख को खाया और बत्तख को शेर ने खा लिया। अब यहाँ से देखो, ये इसने खाया, बकरी ने खाया, बकरी को वापस शेर ने खा लिया। तो इस प्रकार से ये जो शेर है ये खाने के लिए बहुत सारे जीवों पर निर्भर करता है। इसी प्रकार ये जो मेंढक है, ठीक है, अब सांप है, सांप मेंढक को भी खाता है, चिड़िया के अंडे को भी खाता है, ठीक है, इस प्रकार से चूहों को भी ये सांप खाता है। तो एक से अधिक जीवों पर खाने के लिए निर्भर रहता है, और इस प्रकार के जाल को क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। तो आहार जाल की परिभाषा ये कि आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं। अब एक चीज, जैव संवर्धन। क्या है? जैव संवर्धन। अब जैव संवर्धन क्या है? अब देखो, कुछ ऊर्जा तो जैसे एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर क्या हो रही है? घट रही है। लेकिन जैसे कुछ पदार्थ है, जैसे कि जो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, जिसको क्या बोलते हैं? जैव अनिम्नीकृत। मतलब क्या हो रहा है? जो नष्ट नहीं हो रही है, एक जीव से दूसरे जीव पर जाने में खर्च नहीं हो रहे। जैसे कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे अपन जब पेड़ पौधों से अपन क्या करते हैं कि भोजन, जब पेड़ पौधे से अपन अनाज प्राप्त करते हैं, तो उसके साथ साथ आप देखोगे कि वर्तमान समय में बहुत सारे फर्टिलाइजर, बहुत सारे रासायनिक उर्वरक वगैरह इसमें डाले जाते हैं। अब क्या होते हैं कि वो रासायनिक उर्वरक कौन ग्रहण कर लेते हैं? वो कर लेते हैं पौधे ग्रहण कर लेते हैं। कौन ग्रहण करते हैं? पौधे। और पौधों को किसने खाया? पौधों को खा दिया किसने? मानव ने। अब इस पौधे को मान लो किसने खा लिया? कि बकरी ने खाया, ठीक है, बकरी को खाया किसी अन्य मांसाहारी जानवर को, और उस मांसाहारी जानवर को भी मानव ने खा लिया। तो अब आप देखोगे कि ये जो यहाँ पर जो पौधे में जो रासायनिक हानिकारक रासायनिक पदार्थ आए थे, वो यहाँ पर पौधे में नहीं रहे। पौधे को किसने खा लिया? बकरी के पास चले गए, और बकरी को मानव ने खा लिया। तो इसमें क्या होगा कि जो हानि कुछ रसायन वगैरह होंगे, वो सबसे जो ऊपर बैठा होगा, जो सबको खाएगा, उसके अंदर सबसे ज्यादा मौजूद होगी, और नीचे वाला होगा उसमें कम होगी। देखो क्यों? क्योंकि एक पौधे में कम है, पौधे में परसेंटेज कम है। अब इस बकरी ने बहुत सारे पौधों को खाया, तो इसमें थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और फिर मानव में सबसे ज्यादा होंगी। तो इस प्रकार से, तो इसमें देखो, इस प्रकार से अगर कोई हानिकारक रसायन इस पौधे में है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें होंगे? शेर में होगी। और इस प्रकार से जो प्राप्त किए जाते हैं, जो हानिकारक रसायन वगैरह है, या जो कुछ भी जो चीज है जो नष्ट नहीं हो रही है, तो वो सबसे खाद्य श्रृंखला में जो ऊपर होगी, उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में मौजूद होगी, जिसको क्या बोलते हैं? जैव संवर्धन। क्या बोलते हैं? जैव संवर्धन कहते हैं। तो आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर क्या होती है? वृद्धि। आपको पूछेगा कि जैव संवर्धन क्या होता है? तो हानिकारक रसायन जो होते हैं उनका एक पोषी स्तर से, अपन जैसे कि ये हमारा पोषी स्तर ये बना हुआ है, यहां से इसमें जाएंगे तो इसमें क्या होगी? ज्यादा मात्रा में हानिकारक रसायन होगी। इससे इसमें जाएंगे तो ज्यादा मात्रा में हानिकारक, और इससे भी ज्यादा किसमें होगी? इस तृतीय पोषी स्तर में होगी। आपको इस प्रकार से दे सकते हैं कि सर्वाधिक हानिकारक रसायन किसमें होते हैं? उत्पादक दे देगा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो आपका आंसर होगा तृतीय उपभोक्ता, जो सबसे ऊपर होगा उसके अंदर। पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है? मानव शरीर में। क्यों? क्योंकि मानव सबको खा सकता है, सब उसके पास साधन है, ठीक है। सबसे बड़ा मांसाहारी और सबसे बड़ा शाकाहारी भी कौन है? मानव। आहार जाल हमने समझ लिया। अब है पर्यावरण की समस्या है। पर्यावरण की समस्या है। अब क्या हो रहा है कि लोग है वो पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं, पानी को भी गंदा कर रहे हैं, तो बहुत सारी पर्यावरण प्रदूषण वाली समस्या हो रही है। कचरा खा के पॉलिथीन फेंक रहे हैं, तो इनके कारण क्या हो रही है? प्रकृति में असंतुलन पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकृति में असंतुलन पैदा हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण प्रदूषण।
अब पर्यावरण प्रदूषण की समस्या क्या है कि पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे कि प्रदूषण है, वनों की कटाई, और सबसे एक चीज है जिसको अपन को पढ़ना है वो है ओजोन परत। क्या है? ओजोन परत। अब ओजोन परत सबसे पहले है क्या? देखो, आपने ऑक्सीजन का नाम सुना है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? O2, ऑक्सीजन। और जो ओजोन होती है, जो ओजोन, ये इसका अणुसूत्र होता है O3। क्या होता है? O3 होता है। अब वैसे तो ये क्या है? विशीला पदार्थ है। क्या है? विशीला। ओजोन क्या है? विशीली गैस। लेकिन इसका एक लाभ भी है। क्या है? कि जो हमारा समताप मंडल है, हमारा समताप मंडल है, इस समताप मंडल में इस ओजोन गैस की क्या होती है? परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है। और ये परत क्या काम करती है कि जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है, क्या है? पराबैंगनी किरण, उनको क्या करती है? रोकती है। उनको क्या करती है? रोकती है, और पृथ्वी पर आने से रोकती है इनको। और इससे रोकने का क्या फायदा है कि इस पराबैंगनी किरणों से वो हमको त्वचा का कैंसर है, बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो सकती है। तो ये ओजोन परत क्या करती है? इस पराबैंगनी किरणों को रोककर हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन इस ओजोन परत में हो गई है एक समस्या। क्या समस्या हो गई है? कि ये हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की यहाँ पर मान लो ओजोन परत की लेयर है, लेकिन हमने कर दिया प्रदूषण, और प्रदूषण करने के कारण हानिकारक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह बहुत सारी गैसें, और सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज है, AC है, ठीक है, AC है, इन सब में इस CFC का यूज किया जाता है। और ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत को क्षय करने के लिए, और इसको नष्ट करने के लिए, नष्ट करने का ये काम करती है। अब ये ओजोन बनती कैसे है? तो देखो, वायुमंडल में क्या थी? सिर्फ ऑक्सीजन। अब जब इस ऑक्सीजन पर क्या पड़ती है? पराबैंगनी किरण, तब ये ऑक्सीजन टूटती है एकल परमाणु। कितने में? ये एक O में टूट गया, अब ये एक O में टूट गया। अब जो ये एकल परमाणु ऑक्सीजन है, ये क्या करता है? किसी अन्य ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, और ये O2 और O जुड़कर क्या बना देते हैं? O3। क्या बना देते हैं? O3, जिसको क्या बोलते हैं अपन? ओजोन गैस बनाते हैं। तो ये सारा समझ में आपको आ गया होगा। ओजोन परत क्या करती है? हमको पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इसमें कहां पर स्थित होती है? समताप मंडल में। वैसे ये कैसी है? विषैली गैस है, लेकिन इसका फायदा क्या है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है। निर्माण कैसे होता है? O2 पर पराबैंगनी किरण गिरती है, फिर ये एकल परमाणु ऑक्सीजन में बन जाता है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके O3 बनाता है। और इसको सबसे ज्यादा नुकसान कौन बना रहा है, पहुंचा रहा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका पूरा नाम पूछते हैं। और ये रेफ्रिजरेटर और AC वगैरह से में यूज किया जाता है इसको। तो यहां तक अपन समझते हैं। देखो, ओजोन परत, ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बनाती है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधित होने वाली हानियों जैसे कि त्वचा, कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र तथा पौधों का नाश होने से बचाती है। तो एक प्रकार की क्या है? ये रक्षात्मक कवच है। मुख्य रूप से ओजोन परत कहां पर होती है? समताप मंडल में। कहां पर? समताप मंडल में पाई जाती है, जो हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक विषैली है। क्या है? घातक विषैली जहर है, ठीक है। ओजोन का निर्माण, अब ओजोन का निर्माण कैसे होता है? मैंने आपको बताया, ओजोन का निर्माण नील प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। कैसे? कि जो O2 है, O2 पर गिरी पराबैंगनी किरण, और ये बन गया एक O2 और एक O2, दो अणु में टूट गया। अब ये O2 है, ये किसी दूसरे ऑक्सीजन अणु के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा? O3 बना देगा। क्या बना देगा? O3 बना देगा। तो इस प्रकार से ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन परत का ह्रास, ओजोन परत का ह्रास। अब 1985 में पहली बार जो अंटार्कटिका, कहां पर? अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, कि जो ओजोन की जो परत है वो पतली होती जा रही है, और इसमें एक छिद्र बन गया, जिसको क्या बोल रहे हैं? ओजोन छिद्र नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ओजोन छिद्र नाम दिया। ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट का एक मुख्य कारण है मानव संश्लेषित रसायन। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका नाम आपको पूरा याद होना चाहिए। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूछा जाता है, ठीक है।
जिनका उपयोग शीतलन तथा अग्निशमन में किया जाता है। अब इसके लिए ये तो वही भारी समस्या होगी, ओजोन परत नष्ट हो जाएगी तो सारे कैंसर वगैरह बहुत फैलेगा, ठीक है, पर्यावरण और लोगों को नुकसान पहुंचेगा। तब इसके लिए क्या किया, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हुआ और सबकी सहमति से ये निर्णय लिया गया कि जो CFC है इसके उत्पादन को क्या करेंगे, हम यहीं पर रोक देंगे और कंपनियों को बोलेंगे कि आप ऐसे रेफ्रिजरेटर का निर्माण कीजिए जिसमें CFC का यूज ना हो, यार अगर हो भी तो बहुत कम मात्रा में हो, और जिसको क्या बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल क्या बोलते हैं, ठीक है। अब है उसके बाद है अगला टॉपिक है अपना कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन, अब कचरा प्रबंधन से पहले दो चीजें, एक है जैव निम्नीकरण पदार्थ और जैव अनिम्नीकरण पदार्थ। अब जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या से कौन से होते हैं, तो देखना कि जो प्रकृति में ऐसे जैसे हमारे मनुष्य का शरीर है, पेड़ पौधे है, अब ये जब मर जाते हैं तो आप देखना कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो जीवाणु है, जो अपघटक होते हैं, वो उनको क्या कर देते हैं, उनको सड़ा गलाकर जब मिट्टी में मिला देते हैं। और कुछ होते हैं जैव अनिम्नीकरण पदार्थ, जैसे कि आप पॉलीथीन देखोगे, प्लास्टिक देखोगे, ये हजारों करोड़ों लाखों सालों तक पड़े रहते हैं लेकिन ये नष्ट नहीं होते हैं। तो अब ये क्या कचरे के रूप में फैले रहते हैं। अब आप देखोगे कि पहले के समय में क्या होता है, कांच के गिलासों में चाय पीते थे तो सब जने एक ही गिलास से चाय पीते थे, लेकिन वर्तमान में क्या डिस्पोजल ग्लास आ गए। अब वो किस लिए आ रहे हैं कि ये तो क्या होता है इससे कि यूज करने में धोने वगैरह की कोई समस्या नहीं रहती है, और ऊपर से क्या होते हैं ये इसमें नीट एंड क्लीन होते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, कचरा ज्यादा फैलाते। अब इस कचरे का उपाय करने का क्या करें, अब कचरा तो हमने फैला रहे हैं लेकिन इस कचरे को क्या करना है, हमको व्यवस्थित इसका प्रबंधन करना है। तो अब है कचरा प्रबंधन। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या हो गई है, हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है और हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जीवन शैली कैसी परिवर्तित होगी मैंने आपको बता दिया। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं, पहला है जैव निम्नीकरण पदार्थ, मैंने आपको बताया जैव निम्नीकरण पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे छोटे घटों में बदल लिया जाता है। उदाहरण जैसे कि फल है, सब्जियां है, छिलके है, सूती कपड़ा है, हमारा मनुष्य का शरीर है, ठीक है, पेड़ पौधे, ये सारे। और अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में परिवर्तित नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, संश्लेषित रेशे है, धातु है, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट है, सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एंजाइम उत्पन्न करते हैं और पदार्थों को क्या छोटे घटकों में बदल देते हैं, इसलिए इन सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है सारे इनको अपन क्या कर सकते हैं, अपघटन नहीं कर सकते। तो जैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरण पदार्थ किसी को बोलते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जिसको क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा छोटे छोटे घटकों में बदला जाता है वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरण, और जिनको नहीं बदला जाता जैव अनिम्नीकरण। एग्जाम्पल इसके याद रखना। अब कचरा प्रबंधन करने की कुछ विधियां बताई गई है, जैसे कि आप क्या करें, कूड़ेदानों का प्रयोग करिए, ठीक है, फिर आप उस कचरे को क्या करें, गड्ढा खोदिए, उसके अंदर कचरा डाल के फिर उसको ऊपर ढक दीजिए, तो क्या होगा, सब्जियां वगैरह सड़ गल जाएगी और जमीन पूरी मिट्टी में मिल जाएगी और उसका खाद भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा। फिर आप उसको क्या करिए, रीयूज, RRR, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। पहले तो आप इनका उपयोग कम करना कीजिए, ठीक है, जितना हो सके उतना कम यूज कीजिए। जैसे कि प्लास्टिक कैरी बैग का यूज मत कीजिए, आप क्या कीजिए कि कपड़े का बैग यूज कीजिए। उसके बाद अगर आपने उपयोग भी कर लिया तो उसका क्या कीजिए, क्या कीजिए कि उसका पुनर्चक्रण कीजिए, ठीक है, उसको वापस उपयोग में लीजिए। जैसे कि आपने कुछ चीज का जैसे कि आपके पास कुछ डब्बे, प्लास्टिक के डब्बे वगैरह आ गए तो आप इनका उपयोग करके कुछ सजावटी सामान वगैरह बना दीजिए, ठीक है, तो आप इसका रीयूज कीजिए। और फिर उसके बाद भी बचे तो आप उसको रिसाइकलिंग कीजिए। तो रिसाइकलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी कचरे को एक अलग तरीके से रखना होगा और उसका वापस क्या करना है, पुनर्चक्रण करके नया पदार्थ बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ विधियां बताई गई है, जैसे जैव मात्र संयंत्र, जैसे कि निम्नीकरण पदार्थ कचरा है, इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इस प्रकार का गड्ढा वगैरह खोद के हमारे घर पर बायोगैस संयंत्र आपने देखा होगा, बायोगैस संयंत्र, तो उसमें क्या होता है कि सारे घर के अपशिष्ट पदार्थ वगैरह इसमें डाले जाते हैं और जिससे बायोगैस भी बनती है, जिसका अपन क्या करते हैं, खाना बनाने में यूज करते हैं। और अंदर बनी हुई सैलरी होती है वो किसके अंदर काम आ जाती है, खाद के रूप में। सीवेज उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। अब बड़ी बड़ी जो जल प्रदूषण उसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी नदियों में पानी छोड़ने से पहले क्या किया जाता है, एक संयंत्र लगाया जाता है जिसके कारण पानी को साफ करके फिर नदियों में छोड़ा जाता है। कूड़ा भड़ाव क्षेत्र
क्षेत्र कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और फिर उनको क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है। तो तीसरा है कूड़ा भराव क्षेत्र का निर्माण करना, सीवेज करना और जैव मात्रा संयंत्र। कंपोस्टिंग, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दीजिए और मिट्टी के द्वारा 3 महीने में ये कचरा किसमें बदल जाता है, खाद में बदल जाता है। फिर इसका क्या कर दीजिए, पुनः चक्रण कर दीजिए, ये भी एक विधि है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक वगैरह है, इनका क्या कीजिए, कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। पुनः उपयोग कीजिए, इनका एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अखबार से क्या बना देंगे आप, लिफाफे बना देंगे। तो ये सारी कचरा निस्तारण की क्या है, प्रक्रिया है और कुछ विधियां है। तो आशा करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। देखो इसमें कुछ ज्यादा मैटर है नहीं, सिर्फ क्या है कि सबसे पहले तो खाद्य श्रृंखला को आपको समझ, देखो मैं इंपॉर्टेंट इसमें बता देता हूँ, ये चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो पारितंत्र की परिभाषा से, मिल्क कौन कौन मिलकर बनाते हैं, जैविक तथा अजैविक घटक मिलकर बनाते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र कौन सा है और मानव निर्मित पारितंत्र है वो कौन सा है। फिर आपको उपभोक्ता तथा अपघटक तीनों को पता होना चाहिए। शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जीव कौन से है और अब परजीवी जीव कौन से, उनके बारे में पता होना चाहिए। ये भी हो गया। फिर है आहार श्रृंखला में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ये का पता होना चाहिए। संख्या ऊपर की तरफ जाने पर घटती है और जैव संवर्धन भी ऊपर की तरफ जाने पर क्या होता है, जैव संवर्धन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है, हानिकारक रसायन सबसे ऊपर वाला जो होता है उसमें होता है। फिर खाद्य जाल किस प्रकार से बनता है और ओजोन परत के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। CFC का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। और कचरा प्रबंधन, जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन से हो और निम्नीकरण पदार्थ कैसे। तो इस प्रकार से सिर्फ 5-10 मिनट में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ ही आपका चैप्टर पूरा हो जाता है। अगले वीडियो में अपन लेंगे आनुवंशिकता वाले चैप्टर को और आपके 10th की जो साइंस है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। उसके बाद अपन कुछ वन शॉट वगैरह या कुछ टेस्ट सीरीज जैसा अपन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।